1945 के वसंत में हेलमुट नाम का एक 11 साल का जर्मन लड़का बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता जाने माने चिकित्सक थे। उस समय वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या हम पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था और वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे कि अब पड़ोसी मुल्क भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बागीचे में घूमने गए और आखिरी मौका था हेलमुट के पास जब हेलमुट अपने पिता के साथ बागीचे में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण आज भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही दफना दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिल और दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 सालों तक वह घर में एक कॉल भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहता था कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि उसके पिता नात्सी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई लोग नात्सियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता था और पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि हिटलर ने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम ही नहीं है। वह दुनिया और राजनीतिक के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की एक संपूर्ण संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नात्सीवाद का सही मतलब क्या है। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हाश होने वाला है। तभी हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में जाकर अपने पूरी परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर डाली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नात्सी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के समय जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही साथ मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की घाट उतार दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की सजा सुनाई। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा दी गई। सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार पैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे, जिस तरह का दंड वह पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोप चुके थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने ही नात्सी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे इस हिटलर की युवावस्था बहुत गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में ही उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती में निकालवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, कॉर्पोरल भी बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे अंदर तक हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया।
इस पार्टी को शायद बाद में नाजी पार्टी के नाम जाना जाने लगा। 1923 में ही हिटलर ने बर्बेरिया और बर्लिन पर चढ़ाई करने का योजना बना ली थी। इस दुस्साहस में योजनाओं में सफल तो हो गया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 में बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे सब ठप हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्ग को लाचारी भुखमरी सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी थी। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के नाम से जाना जाने लगा। अब ये पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर बेहद जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश, उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा रहता था कि वह बेरोजगार को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट में गुजर रहा था। और अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपने में केंद्रित किया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की सबसे ऐतिहासिक बेवकूफी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाकों चने चबा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह पाया। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय, जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ।